छत्रपति शिवाजी की खोज करने वाले ज्योतिबा फूले ने एक थ्योरी दी है। मैं बौद्धिक समाज के सामने उस थ्योरी को फिर से रखना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे शूद्र थे नहीं, वो इस देश के शासक थे, लेकिन जिनको वर्ण व्यवस्था बनाकर इस देश में गुलामी बनानी थी, उन्होंने यह आरोपित किया और उनके सामने जो झुक गए उनको वो खत्री से छत्री बना दिए, और जो ताकतवर कमेरा शासक झुके नहीं उन सबको उन्होंने शूद्र बनाया, अति शूद्र बनाया और बाकी को अछूत बना दिया। बताओ ये वर्ण व्यवस्था आरोपित है कि नहीं आरोपित है? पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश, भीलवाड़ा, गोंडवाना, मौर्य वंश, मगध वंश, ये सारे किसके वंश थे? लेकिन बौद्धिक रूप से उन्होंने आपको गुलाम बनाने के लिए मुख से पैदा किया, किसी को इसलिए पैदा किया क्योंकि किसी को पैर से पैदा करना था, और पैर से पैदा करने वाले को यह समझाना था कि तुम गुलाम हो, पैर में पड़े रहना। हजारों साल इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। तब तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के समय तक जब लड़ाई मुकम्मल हुई तो भारत का संविधान बना। उसने कहा कि न कोई मुख से पैदा हुआ न कोई पैर से पैदा हुआ, इंसान और इंसान बराबर हैं। अब कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जनता के वोट से राजा तय किया जाएगा। इसलिए भारत के संविधान को हम आइडिया ऑफ इंडिया की आज की किताब कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस मकान की बुनियाद की बात की है। शिवाजी के पवाड़ा में कहां शिवाजी हैं, और शिवाजी जिस मुसलमान शासक से लड़ रहे थे उसकी कब्र बनवा रहे थे। पता है कि नहीं ये वाला क्या है? खुद उन्होंने बनवाई थी। और शिवाजी की मदद करने वालों में कोई नाई था, कोई जुलाहा था, और शिवाजी की मदद कर रहे थे वो। शिवाजी जब अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करते थे तो लिखित आदेश जारी किया था कि उनकी सेना जिस भी खेत से जाएगी एक भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, महिलाओं और बच्चों पर हाथ नहीं लगाएगी, धन नहीं लूटेगी। परचम अमानवता का नहीं फैलाना था। शिवाजी इसीलिए स्वराज की बात करते थे जिसमें इंसान के दुख दर्द को कम करके प्रजा के हितैषी राजा के रूप में हम शिवाजी को छत्रपति के नाम से जानते हैं। इसलिए क्योंकि वो इस देश के कमेरा लोगों के राजा थे, और उनको कुछ लोग अनपढ़ लोग कहते हैं कि वो धर्म बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये लड़ाई धर्म की नहीं थी, इंसान को बचाने की लड़ाई हो रही थी। और उन्हीं के वारिस में छत्रपति शाहू जी महाराज कोल्हापुर में जब अपने दरबार में पहली जाति जनगणना कराते हैं तो 1902 26 जुलाई को इस देश में पहला बार आरक्षण लागू करके कहते हैं मेरे दरबार के 75 कुर्सियों पर वो लोग 70 कुर्सी पर बैठे हैं जिनकी आबादी 100 में 10 भी नहीं है, और मेरे राज्य में जिसकी आबादी 100 में 90 है वो मेरे दरबार में 100 में 5 भी नहीं है। और पहला काम जाति जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के वैचारिक वारिस छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में वो मशाल आगे बढ़ाई। एक रिले मैराथन दौड़ है ये। तथागत बुद्ध ने एक मशाल जलाई है, वो किसी कबीर को पकड़ाई, कबीर ने उस मशाल को किसी रैदास को पकड़ाया होगा, किसी रैदास ने किसी बुल्ले शाह बाबा फरीद को, चोखा मेला नारायण गुरु बसवन्ना को पकड़ाया होगा। वो मशाल वहां से चलते हुए किसी ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में गई होगी। वो मशाल वहां से छत्रपति शाहू जी महाराज के पहले महात्मा फूले के हाथ में आई होगी। और मशाल की तरह आप विचारों की यात्रा देखिए। छत्रपति शाहू जी महाराज अखबार निकालने के लिए मदद कर रहे हैं बाबा साहब की, खर्च चलाने के लिए मदद कर रहे हैं, और उसके बाद 1920 के बाद कह रहे हैं इस देश के वंचितों तुम्हें तुम्हारा नया मसीहा मिलने वाला है। और वो मशाल पकड़ा दी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में, जिसको उन्होंने संविधान के रूप में आपको सौंप दिया। ये 5000 साल का हमारा घर बसाया हुआ हमारे पुरखों का, बड़ी मुश्किल से ये घर बसाया। इतना खूबसूरत देश दुनिया में कोई नहीं, इतनी भाषाएं, इतने लोग मोहब्बत और प्यार से रहते थे।
दुनिया में बहुत जगह राजाओं ने लूटने के लिए कब्जा किया होगा, इस मुल्क ने लोगों को गले लगाया। और आज उस मुल्क की बुनियाद में मट्ठा वो लोग डाल रहे हैं जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। आप कल्पना करिए कि विरोधाभास कैसे, इसको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? 90% हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम यहां पर खड़े होकर के आपके बीच में कहने आए हैं, सबसे पहली लड़ाई आज की तारीख में अगर लड़नी है तो मजहबी फसादियों के खिलाफ लड़नी होगी, जो इस देश में दंगे का माहौल बनाना चाहते हैं, जिनकी आग की लपट पिछले दिनों नागपुर तक पहुंच चुकी है। जहां जहां शिक्षा है वहां वहां धर्म खतरे में नहीं है। जरा इसको डिकोड करिएगा। केरल में खतरे में है क्या? अभी एक हफ्ता पहले एक रिपोर्ट आई कि तमिलनाडु देश का सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोइंग स्टेट बन गया है। वहां धर्म खतरे में है क्या? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अपने यहां के मिड डे मील में 6 दिनों में अलग अलग दिन का खाना खिलाते हैं पौष्टिकता के आधार पर, अंग्रेजी पढ़ाते हैं अपने सरकारी स्कूलों में, और जीडीपी का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। वहां धर्म खतरे में नहीं। और मैं जिस राज्य से आता हूं, महान राज्य, वहां के मुख्यमंत्री अति महान, उनका नाम लेना ही क्या कहूं, बस कबीर याद आते हैं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, और मनवा तो 34 फिरे, या तो सुमिरन नाय। और ऐसे ऐसे लोग वहां बैठे हुए। वहां पर शिक्षा की स्थिति क्या है पता है? 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं वेटिंग फॉर वीजा से ये पन्ना आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल जाने के समय वो किस्सा याद करके बता रहे हैं कि मैं जब उस पानी को पीने गया तो वहां पर जो व्यवहार हुआ उससे मुझे कैसे वहां पर रुकना पड़ा, बताना पड़ा कि हम किस जगह के हैं और हमारे लोग कितना अछूतों के साथ भेदभाव। स्कूल में मैं यह भी जानता था कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो मास्टर से पूछकर नल पर जाते और अपनी प्यास बुझा लेते थे, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसलिए मास्टर की इजाजत के बाद चपरासी का होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासे ही रहना पड़ता था। घर में भी मेरे कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे ऐसा नहीं था, लेकिन पैसे हमारे पास नहीं थे ऐसा भी नहीं था। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि अछूतों का कपड़ा कोई धोता नहीं था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी क्योंकि अछूतों का बाल भी कोई काटता नहीं था। मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य था, जैसा कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के लिए आमतौर पर होता है। और वो घटना है, कोरे गांव जाते समय एक जो इक्का गाड़ी होती थी उस पर उन्हें भेजा गया था कि आपको ले जाने के लिए कोई आएगा। और मैं सुना देता हूँ, पढ़ूंगा तो वक्त लगेगा। रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचे थे तो उनको रिसीव करने आए। उन्होंने कहा कि जैसे आपने रिसीव किया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज के बहुत बड़े पुरोधा हैं, ऐसे पैदल नहीं जाएंगे, बैलगाड़ी लेके आएंगे। ताकतवर लोग थे, सक्षम थे। आधा घंटा हो गया, बैलगाड़ी नहीं आ रही थी। बाबा साहब परेशान हुए कि हो क्या रहा है। बाद में एक बैलगाड़ी आई, उसमें इक्का गाड़ी थी और उस पर बैठ करके जाने लगे। तो बाबा साहब ने कहा, जैसे ही वो कुछ दूर चला 2 जगह उसने टक्कर खाई। हमें लगा ये अच्छे से चला नहीं पा रहा है, क्या मामला है। और तीसरी जगह जब वो ले जाकर के पूरी इक्का गाड़ी पलट गई, मेरा पैर टूट गया। और उसके बाद हमें पता चला कि उस दिन लेट इसलिए हो रहा था कि इक्का वालों को पता चला जिसको लेके जाना है वो एक अछूत है, इसलिए उन्होंने अपना इक्का देने से मना कर दिया। एक व्यक्ति तैयार हुआ, 3 गुना पैसा लिया, इस शर्त पर लिया कि मेरा इक्का ले जाओ, बाद में कुछ जल वल छिड़क करके उसको पवित्र कर लूंगा, लेकिन चलाना तुमको पड़ेगा। तो अपना ही कोई व्यक्ति जिसको इक्का चलाने नहीं आता था वो नौसिखिया चलाने लगा। तब बाबा साहब एक लाइन लिखते हैं जो मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं
कि मेरे लोगों को ये लगता था कि इससे मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। उन्हें ये पता नहीं कि मेरी जान की कितनी कीमत थी। लेकिन मैं अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं, जो लोग मेरे लिए इक्का गाड़ी तक नहीं आने देना चाहते। अब मैं जानना चाहता हूं कि बाबा साहब के साथ इतना अन्याय करने वालों में एक को मुसलमान का नाम नहीं दिख रहा है मुझे। चौदाड़ आंदोलन, महार सत्याग्रह से लौट रहे हैं और तालाब में पानी पीने का आंदोलन है वो। दुनिया में जाके बताओ इस देश के लोगों, अगर तुम्हारे में दम है कि जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था उसमें इंसान नहीं पानी पी सकता। और जिस दिन आंदोलन करके लौट रहे थे उनके ऊपर लौटते समय हमला हुआ था। कौन लोग थे हमला करने वाले? ज्योतिबा फूले 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलते हैं और जब घर से निकाल दिया ये कहते हुए कि धर्म के विरोध में काम हो रहा है, तो अपना घर साथ देने वाले उनके साथी का नाम था उस्मान शेख। ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख की कहानी जानने वालों, अगर मेरा पैगाम समझ जाना तो ये समझ जाना कि हमारी लड़ाई मजहब के नाम पर लड़ने वालों की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कलम और किताब को बचाने की लड़ाई है, मानवता को मानवता के बराबर करने की लड़ाई है। इसलिए हमारे पुरखों ने इसकी लड़ाई कभी लड़ी नहीं। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, वक्त इतना बुरा आ गया है। मैं 14 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। एक किताब लिखी है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, फिरदौस साहब उस बातचीत में भी शामिल रहे। और आज जब मैं देखता हूं सर, जिस फीस को हमने 2500 रुपए में पढ़ाई की थी 15 साल पहले, आज पता है 35,000 रुपए उस फीस की कीमत हो गई है। दिल्ली में अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं कि 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए जो सिलेबस की किताबें खरीदी गई उनका दाम 12,000 से लेकर के 32,000 रुपया है। कितने लोगों की आमदनी महीने की 12,000 रुपए से ऊपर? 82 करोड़ लोग तो इस देश में 5 किलो अनाज भी सरकार से लेते हैं, तब जाके उनके घर चूल्हा चलता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन है? और इस देश में जिसको नौकरी नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली, वो कौन है? इसलिए मंडल कमीशन की याद आती है मुझे। और फूले और अंबेडकर इस हक की लड़ाई लड़ना चाहते थे। बाबा साहब ये बात क्यों कहकर गए? एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को अपनी लड़ाई का हथियार बनाना होगा। तलवार के दौर में कलम को अपने हाथ में लेना होगा, तभी फूले, अंबेडकर और पेरियार के सपनों का भारत बनेगा और बचेगा। ये गुजारिश हम आपसे यहाँ करने आए हैं और ये कहने आए हैं कि साल 2013-14 में टोटल जीडीपी का 5.4% एजुकेशन का बजट था और साल 2025 में एजुकेशन का बजट 2.3% यानी आधा हो गया। शिक्षा पर पैसा इसीलिए कम किया जा रहा है ताकि अनपढ़ों की भीड़ तैयार हो जाए। अनपढ़ों की भीड़ तैयार होगी तो उसको यह समझाना आसान होगा कि तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में है और वो धर्म बचाने के लिए चला जाएगा। इसलिए मैं आखिर में गुजारिश करके जाना चाहता हूं, ऐसे कार्यक्रम जब आप करते हैं और हमसे ये इतिहास बताते हैं, ये वकील साहब, राम जी, आपका नाम राम हो, हमारा लक्ष्मण कहाँ गए? एक राम दूसरा लक्ष्मण, और काम कौन सा कर रहे हैं? एक बार एक टीवी डिबेट में मैं बैठा और बैठकर जब मैंने अंबेडकर, साहू, पेरियार की कुछ बात कही तो वहां एक ऐसा मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा बैठा हुआ था टीवी पर, और टीवी पर देखते ही बोला, अरे इसका नाम लक्ष्मण है लेकिन काम रावण वाला कर रहा है। तो हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं वो उनकी नजर में आप समझिए क्या होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं पूरी आयोजन समिति का कि आप नाम रखना तो मेरे हक में नहीं था, काम का फैसला करना तो मेरे हक में था। मेरे सामने ये विकल्प था कि मैं चुपचाप नौकरी करता। मैंने प्रोफेसर की डायरी में ये लिखा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। वो लोग चाहते हैं कि आपको बड़े बड़े ओहदे पर बिठा दें, आपको प्रधानमंत्री बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, आमदार खासदार बना दें, इस कमेटी उस कमेटी का मेंबर बना दें। और महाराष्ट्र के लोगों, कुछ और नाम नहीं लूंगा, समझ जाओगे आप, दलित पैंथर से निकले हुए नेता वहां उनके बगल में बैठ करके
ऐसी टूटी फूटी कविता सुनाकर जय भीम बोलते हैं कि दलित पैंथर वाले भी सोच रहे होंगे कि हमने किसको पैदा किया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, और सोचिए क्या हो रहा है। इसलिए काम का फैसला हमारे हक में था। मैंने प्रोफेसर की डायरी में यह बात लिखी, गर उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है, और जहां जाना जरूरी है वो अपने साथ ले आया। नौकरी बहुत मैं इन दोनों महापुरुषों को देखता हूं, इनमें कोई नौकरी नहीं करता था। ज्योतिबा फूले नौकरी नहीं कर पाए, बड़े बिल्डर थे। और अपने अच्छा सोचो, आप फिल्म में तुमने कट लगा दिया सेंसर बोर्ड से, और फिल्म में अगर ये दृश्य दिखाना है कि जब ज्योतिबा फूले अपने सबसे प्रिय दोस्त की शादी में बारात में जा रहे हैं तो अचानक कुछ लोगों की नजर पड़ती है, अरे ये अछूत कहां से आ गया, भगाओ इसको। और जब घर जाके पिताजी को कहते हैं कि मेरे प्रिय दोस्त की शादी से मुझको भगा दिया, तो क्या कह के बताओगे कि भगाने वाला कौन था, बाबर था कि औरंगजेब था? मैं जानना चाहता हूं। इसलिए शिक्षा वो चेतना देगी जिससे आप झूठ और सच का फर्क समझ जाएंगे। इतिहास में नफरत की सिरिंज लगा रहे हैं कुछ लोग, नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इससे सजग रहना होगा, और सजग करने का काम शिक्षा करती है।